नमस्कार साथियों हमने पिछली क्लास में महात्मा गांधी जी के बारे में एक उनका जो प्रारंभिक जीवन है, उनका जो जीवन परिचय है वो हमने समझा था। कैसे उनका कहाँ जन्म होता है, कहाँ उनका जो है शुरुआती जीवन गुजरता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि कैसे वो शिक्षा दीक्षा के लिए पोरबंदर, राजकोट और इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में जाने के बाद वो बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत वापस लौटते हैं। उसके बाद भारत आने के बाद उन्होंने कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में देखा समझा, और मुंबई में खास तौर पे, बम्बई में खास तौर पे उन्होंने एक अपने आप को एक कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट स्थिति में पाया। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं अंतर्मुखी, कि वो वकालत नहीं कर पाएंगे, वो इस तरीके की दलील नहीं दे पाएंगे जैसे बाकी वकील देते हैं। वो पिछड़ जाएंगे या फिर वो अच्छे से वकील, एक अच्छा वकील साबित नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो ऐसे में वो कहीं न कहीं अपने आप को कमजोर कोशिश कमजोर दिखने की, कहीं न कहीं यहाँ पे प्रस्तुत देखते हैं कि हम मैं यहाँ पे कमजोर प्रदर्शन कर रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने देखी थी। उसके बाद एक उनके पास मौका मिलता है दक्षिण अफ्रीका जाने का, एक केस, एक मुकदमे को लेकर के। अब वो केस उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वहां पे पीटर मार्ट्सबर्ग में उनके साथ जो उच्च श्रेणी के डिब्बे में जो यात्रा कर रहे होते हैं, तब उनके साथ एक घटना घटती है अश्वेत को लेकर के। उनको डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है। अब वो कानून की समझदारी रखते थे, तो उनको पता था कि ये उनके साथ उनके अधिकारों का हनन हुआ है। उनके पास जब सब कुछ उपस्थित होने के बावजूद, टिकट होने के बावजूद उनसे ये अधिकार छीना गया, तो अश्वेत जो भारतीय हैं, जो इतने पढ़े लिखे, इतने जागरूक नहीं, उनके साथ क्या होता होगा। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए थे। वहां पे चाहे ट्रांसवाल जो है क्षेत्र में एशियाटिक जो कानून को लेकर के, उनकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, कि सभी भारतीयों को आईडी पास, अपना जो है आईडी पास वगैरह या कार्ड वगैरह रखना पड़ेगा। शायद उनको 3 पौंड अलग से चुकाना पड़े, वो एक कानून आ गया था। उनके जो विवाह है, उनको अगर ईसाई पद्धति से नहीं किया गया तो उसको अवैध ठहराना हो। नेटाल इंडियन कांग्रेस के माध्यम से सबको इकट्ठा करना हो, टॉलस्टॉय फार्म, इन सब की स्थापना हो, या फिर ये जो है अलग अलग फार्म की स्थापना करना हो। इस तरीके से उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग गतिविधियां की हैं गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में, जो हमने देखी थी। साथियों, इनके बारे में बेसिक परिचय हमने पिछली क्लास में देख लिया है, जो कि पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इंग्लैंड में शिक्षा, भारत वापसी, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, एम्बुलेंस कॉर्प्स, बोअर युद्ध, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इंडियन ओपिनियन, फीनिक्स आश्रम, ये फीनिक्स आश्रम वो कहाँ स्थापित करवाते हैं, ये उन्होंने डरबन में स्थापित करवाया था। ठीक है, तो ये डरबन में स्थापित करवाया था। इसके बारे में आपको बेसिक लोकेशन और इसका ईयर एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। ईयर जो डरबन है, ये वो जगह है जहां पे उन्होंने फीनिक्स आश्रम, अपनी पहली जो है बस्ती या पहली जो आश्रम है वो स्थापित करवाया था। 1904 में था। फिर उसके बाद उन्होंने ये ब्लैक एक्ट वगैरह का भी विरोध किया। एंड देन उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह जलाने को लेकर के अपने प्रदर्शन करते हैं इस तरीके से। फिर 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित करवाते हैं। यहाँ पे उनकी मदद करने वाले जो उनके जर्मन एक सहयोगी रहते हैं, वो यहाँ पे उनकी मदद भी करते हैं। द ग्रेट मार्च, 3 पॉइंट टैक्स का विरोध जो दुनिया देखती है, स्मर्ट्स गांधी समझौता भी हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ये भारत लौटते हैं। अब भारत लौटने की कहानी आप लोगों को मैं बता चुका था कि जब भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो यहाँ पे गोखले जी, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वो इनके जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, राजनीतिक गुरु है, इनके साथ वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो गोखले जी सलाह देते हैं कि आपको पहले पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए, उसके बाद देन आप क्या करो, भारत की स्थिति को यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद भारत को राजनीतिक रूप से सजग करो, राजनीतिक रूप से जागरूक करो, भारत की स्वराज की प्राप्ति में कहीं ना कहीं सहयोग करो। भारत में जब आगमन होता है तो आपको एक बात पता होना चाहिए, सत्याग्रह इनके चलते हैं अलग अलग लेवल पे। ठीक है, हम देख चुके हैं सत्याग्रह किस अलग अलग लेवल पे चलते हैं। तो हमें महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1948 तक अब योगदान समझना है। ठीक है, आज की हमारी क्लास इस टॉपिक पर होने वाली है। पूरे के पूरे जो आंदोलन है स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के, पूरे के पूरे आंदोलन को मैं A to Z बताऊंगा। उनका आपको नाम, उनका डेट, उनका यहाँ पे उद्देश्य और परिणाम, और साथ में उसको लेकर के अलग अलग विचारकों की क्या राय थी, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये कुछ आयाम है जिनके आधार पे आपको पढ़ना ही है। यही एग्जाम में आए हैं, या उन्हीं चीजों को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे जो एग्जाम में आने की संभावना है, आ चुकी हैं चीजें। ठीक, चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें भारत आगमन को लेकर के एक बात समझ में आती है। सबसे पहले वो साबरमती आश्रम की ही स्थापना करते हैं। ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि 1904 में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, फीनिक्स आश्रम स्थापित किया था। ठीक है, फीनिक्स आश्रम स्थापित किया था, जो कि कहां पे था, डरबन में था। ठीक है, कहां पे था, डरबन में।
साउथ अफ्रीका में। दूसरा 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया था, टॉल्स्टॉय, जो कि कहाँ पे था, जोहान्सबर्ग में था, ठीक है। तो टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म हो गया है। इसके बाद 1915 में ये कोचरब में स्थापित करते हैं अपना कोचरब आश्रम। कोचरब आश्रम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, मतलब वहां पे वो शिफ्ट कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं कोचरब को आगे जाकर के अहमदाबाद साबरमती के किनारे, ठीक है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे स्थापित, उसको हस्तांतरित या स्थानांतरित कर देते हैं, इस वजह से उसको साबरमती आश्रम कहा जाता है। तो पहले उसको कोचरब कहा जाता है, बाद में वो साबरमती आश्रम कहलाएगा। चलिए, इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको हो गई है। अब समझते हैं कि इसकी फंडामेंटल नॉलेज। जब वो 15 में आते हैं भारत, तो यहाँ पे उनके राजनीतिक जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उसको प्रॉपर तरीके से उनको कहते हैं कि गांधी जी को, कि 1 साल तक खुली आंखों तक और बंद मुंह के साथ भारत का भ्रमण करो। बंद मुंह के साथ, ये लाइन आपको पता होना चाहिए किसने बोली है। तो यानी यहाँ पे गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले, ये कथन वगैरह ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। आपने अगर पिछले साल के पेपर्स देखे होंगे तो 1 साल तक खुली आंखों और यहाँ पे मुंह जो है बंद करने की बात बोलेगी। आप यहाँ पे देखो, इसमें कहीं पे भी ना तो गांधी जी के लिए लिखा है कि गांधी जी तुम यहाँ पे क्या करो, खुली आंखों से और बंद मुंह से क्या करो, भारत का भ्रमण करो। तो आप नहीं समझ पाओगे कि किसके लिए बोला गया है। यहाँ पे हाँ इतना लिखा है कि भारत भ्रमण करो, तो शायद भारत भ्रमण के लिए किसको आदेश दिया गया था, गांधी जी को, तो शायद समझ सकते हो। तो उन्होंने अहमदाबाद में, इसमें क्या करते हैं, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित करवाते हैं। आश्रम स्थापित करने का उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? देखो, आश्रम वगैरह स्थापित करने का उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है एक इकट्ठा करना, एक समान विचारधारा के लोगों को, एक समान विचारधारा के लोगों को, एक समान विचारों के लोगों को क्या करना, इकट्ठा करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है। विचारों के लोगों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तो इकट्ठा करना यहाँ पे जरूरी रहता है, जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, इसलिए वो यहाँ पे भारत में भी करना चाहते थे कि हम यहाँ पे एक समान विचारों को इकट्ठा करेंगे, विचारकों को और विचारों को सोचने वाले लोगों को इकट्ठा करेंगे, जो मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग होंगे। फिर मैं उसको क्या करूंगा, बहुत ही संगठित तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। हर चीज का एक प्लान तरीका होना चाहिए, प्लान्ड फॉर्म होना चाहिए, नियोजित तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और परिणाम यही हुआ कि भारतीय समाज और गरीबी और किसानों की समस्याओं को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जमीनी स्तर पर समझाया, चाहे वो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करने की बात हुई या फिर भारत के भ्रमण की बात हो। बहुत अच्छे तरीके से वो आगे इसको समझ पाते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, जब भारत का भ्रमण कर रहे होते हैं तब उनको पता चलता है, यहाँ पे जब वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के सेशन में होते हैं, तो लखनऊ सेशन में उनके पास एक व्यक्ति आते हैं, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, हम सब जानते हैं। राजकुमार शुक्ल उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है चंपारण में, बिहार में, वो है समस्या नील की खेती की। और नील की खेती यहाँ पे दबाव पूर्वक करवाई जा रही है, दबाव पूर्वक करवाई जा रही है, ठीक है। दबाव पूर्वक करवाने के पीछे यहाँ पे मंशा अंग्रेजों की बहुत सीधी सी है कि वहां पे भारत को सस्ते दामों पर नील की खेती करवा लें और उसे सस्ते दामों पर खरीद लें, और यहाँ पे नुकसान भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हमें तो फायदा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें थी, आपको पता ही है, देखो ये हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा ही होगा, नील की खेती को लेकर के तीन कटिया जो एक व्यवस्था थी वो देखने को मिलती थी। हाँ, तीन कटिया वाली बातें भी है इसमें। तीन कटिया पद्धति के माध्यम से, यानी 3/20 हिस्से पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो है कि खेती करना पड़ेगा, ठीक है, नील की खेती करना पड़ेगा। तो तीन कटिया पद्धति चल रही थी, 3/20 यानी 20 हिस्से में से 3 हिस्सों पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पे गांधी जी इस चीज को समझते हैं, 1 साल लेते हैं इसमें समझने को लेकर के, मतलब 1916 के बाद 1917 में ये आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे वो कहाँ पे, चंपारण में। याद रखना, पहला सविनय अवज्ञा अगर आप पूछा जाए, सविनय अवज्ञा, तो चंपारण में करेंगे। और सविनय अवज्ञा मतलब ये होता है कि जो आपने नियम बना रखे, जो आपने कायदे बना रखे, उसको हम विनय पूर्वक नहीं मानेंगे, ना कोई हिंसा करेंगे, ना कोई उपद्रव करेंगे, ना कोई विद्रोह टाइप की गतिविधियां करेंगे, ना कोई रिबेलियन करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से आपके नियम कानून को मानने से इनकार करेंगे। फिर आपको जो करना है, हमें जेल में डालना है, हमें मारपीट करना है, आप करना, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से वो क्या है, यहाँ पे विरोध करने का तरीका अपनाते हैं सविनय अवज्ञा के माध्यम से। मुद्दा क्या था एक्चुअल में मैं बता चुका हूँ, बिहार के चंपारण में नील की खेती को लेकर के किसानों को जबरन अपनी जमीन पर 3/20 हिस्से पर क्या करना था, नील की खेती उगाने पर मजबूर किया था। तो इसको तीन काठिया पद्धति भी कहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, राजकुमार शुक्ल जैसे लोग यहाँ पे बुलावे पर गांधी जी वहां पे चले भी जाते हैं। और गांधी जी वहां पे क्या करते हैं, अंग्रेजों ने वहां पे जब इस तरीके से गांधी जी को सविनय अवज्ञा करते हुए यहाँ पे देखा, अंग्रेज जानते थे कि ये बहुत ही हठी व्यक्ति है, बहुत हठधर्मी है, बहुत ही ज्यादा है। तो गांधी जी को यहाँ पे अंग्रेज, आपको पता होगा, मैं उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है, लेकिन जो कैप्टन थे उस एरिया के, और जो क्या कहते हैं रेजिडेंट थे वहां पे, अंग्रेज रेजिडेंट उस क्षेत्र के,
तो वहां पे वो क्या करते हैं, मुंगेर था शायद, मुंगेर के रेजिडेंट थे वो वहां पे, तो वो यहाँ पे जिला छोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, आदेश देते हैं, और लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से मना कर देते हैं और जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें ये मिलता है परिणाम स्वरूप कि जब ये इस तरीके से जो इस अभिनय अवज्ञा को आगे बढ़ाते हैं और वहां पे अंग्रेजों को समझ में भी आ गया कि ये व्यक्ति अगर नहीं हटेगा तो जरूर यहाँ पे अपनी बात को मनवा लेगा, जैसे इसने दक्षिण अफ्रीका में किया है। तो इसी सफलता के बाद यहाँ पे वो जब बातें उनकी एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, एट द एंड बहुत मुश्किलें आती हैं, 1 से 1.5 साल का समय लगता है, तो एट द एंड यहाँ पे क्या होता है, उसकी उनकी बातें यहाँ पे समझ ली जाती है, मान ली जाती है। परिणाम यहाँ पे क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ता है और जांच समिति बनती है, गांधी जी भी उसमें सदस्य थे, और तिनकटीय पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है। एक्चुअली तिनकटीय पद्धति में लॉस भी हो रहा था भारतीय किसानों को, या किसानों को लॉस इसमें ये हो रहा था कि जर्मनी में एक्चुअली एक आर्टिफिशियल जो है, जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की जो है उत्पादन होने लग गया था, यानी कृत्रिम जो नील है वो बनने लग गई थी। तो कृत्रिम नील ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा उच्च गुणवत्ता की होने की वजह से इसको यहाँ पे लोग नहीं खरीदते थे, तो किसानों को यहाँ पे लॉस होता था, मांग कम होती थी इसकी, तो इस वजह से कम दामों पे उनको बेचना पड़ता था। परिणाम इसका ये होता है कि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग यहाँ पे गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दे देते हैं कि ये व्यक्ति वही है जिसने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को यहाँ पे बहुत सारे अधिकारों को देने का काम, दिलवाने का काम किया। अब ये व्यक्ति महात्मा के रूप में यहाँ पे बिना किसी हिंसा के, बिना किसी यहाँ पे उपद्रव की क्या कर रहे हैं, महात्मा के रूप में यहाँ पे काम करके बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से यहाँ पे लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमने बात यहाँ पे समझी। अब इसके बाद हम चलते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल, 1918 में पहली भूख हड़ताल इनकी थी। आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको हर एक बात पता होना चाहिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था। तो सविनय अवज्ञा 1930 वाला टिक नहीं कर देना है, दांडी मार्च को टिक नहीं कर देना है। पहला सविनय अवज्ञा था चंपारण। पहली भूख हड़ताल उनकी कौन सी थी, तो ये थी अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसमें उन्होंने 1918 में क्या किया था, भूख हड़ताल की थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि बहुत सारे मिल मजदूरों को यहाँ पे प्लैग बोनस नहीं दिया गया था। प्लैग फैला था अहमदाबाद के एरिया में 1917-18 में। वहां पे एक बोनस मिलना था क्योंकि उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, बहुत सारे उनके सगे संबंधी मारे गए थे, और उनको क्या किया जा रहा था, यहाँ पे जो है ये फैक्ट्री की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जा रहा था अहमदाबाद में। तो 50% मजदूर यहाँ पे, सॉरी मजदूर यहाँ पे 50% मांग कर रहे थे, और मालिक यहाँ पे सिर्फ 20% दे रहे थे कि आपको जो फ्लैग बोनस है वो सिर्फ 20% मिलेगा। तो इसमें गांधी जी उनका सपोर्ट करते हो। मिल मालिकों में से एक अंबालाल सारा भाई जो है ना, इनकी बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी के साथ यहाँ पे सपोर्ट ही किया था। मतलब गांधी जी की जो बात इतनी ऑथेंटिक थी, इतनी अच्छी थी, इतनी बेहतरीन थी कि उस मिल मालिक के जो ओनर थे अंबालाल सारा भाई, ठीक है, आपने विक्रम सारा भाई का नाम सुना होगा, उनके ही पिताजी हैं ये। तो अंबालाल सारा भाई के जो है यहाँ पे बहन ही यहाँ पे सपोर्ट कर देती है गांधी जी का कि हाँ, हमारे मजदूरों का यहाँ पे हमें ख्याल रखना चाहिए और 50% बोनस देना चाहिए। और फिर भी यहाँ पे गांधी जी ने अल्टीमेटली यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन देकर के 35% बोनस की मांग रखी, और गांधी जी ने अनशन को फिर बाद में बंद कर दिया क्योंकि इनकी इस मांग को पूरा कर लिया जाता है। तो 50% मांग मांग की गई थी फ्लैग बोनस के रूप में, लेकिन यहाँ पे 20% ही यहाँ पे उनको ये फैक्ट्री मालिक दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 35% इसको बढ़ा लिया और 35% में मांग पूरी करवा ली। तो गांधी जी के अनशन के दबाव में मिल मालिक मान गए और 35% बोनस देने में उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किया, मंजूरी दे दी। तो ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल। जानने वाली बात ये है कि पहली भूख हड़ताल थी ये। अगला आता है यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह। सबको सब अच्छे से पता होगा, खेड़ा एक जगह है, कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात में ये एक जगह है, ठीक है। अहमदाबाद को देखो सबको पता है, वो लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद गुजरात में ही है। तो गुजरात में जो खेड़ा नाम की जगह है, यहाँ पे गांधी जी ने पहला असहयोग किया था। क्या किया था, पहला असहयोग किया था। पहला सविनय अवज्ञा, पहला सविनय अवज्ञा कहाँ पे था, पहला सविनय अवज्ञा था चंपारण में। दूसरा यहाँ पे भूख हड़ताल अगर हम बात करें तो पहली भूख हड़ताल कहाँ पे थी, तो ये थी यहाँ पे अहमदाबाद भूख हड़ताल या फिर मिल हड़ताल की। अगर पहला हम यहाँ पे असहयोग की बात करें तो वो था यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने फर्स्ट नॉन कॉपरेशन के रूप में यहाँ पे क्या किया है, खेड़ा के जो किसान थे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी अकाल की वजह से, फैमाइन की वजह से, सूखा की वजह से। तो सरकार पूरा टैक्स वसूल रही थी अलग से। तो एक तो फसल बर्बाद हो गई, ऊपर से तुम टैक्स ही वसूलोगे, तो ऐसे में हमारा क्या होगा। तो राजस्व संहिता के अनुसार ये कहा जाता है, यदि फसल 1/4 से कम हो, मतलब अगर उसमें 4 बोरे गेहूं होने थे, 400 क्विंटल यहाँ पे पैदावार होनी थी, लेकिन हुई है सिर्फ यहाँ पे क्या 100 या फिर 100 से भी कम, या मतलब लगभग 80 या फिर लगभग 70 क्विंटल। तो ऐसे में तो कितना बड़ा लॉस है, कितना बड़ा लॉस है, ठीक है। तो ऐसे में टैक्स माफ होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है यहाँ पे व्यवस्था कि यहाँ पे टैक्स माफ नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल पहली बार गांधी जी से मिलते इसी आंदोलन के दौरान, और यहाँ पे समझते हैं गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका। और पहली बार वल्लभ भाई पटेल जब गांधी जी के संपर्क में आया तो उन्होंने अनुयायी बन गए, उनके फॉलोवर ही बन गए, क्योंकि उनका तरीका ही इतना डिफरेंट था। और परिणाम क्या हुआ इसका, खेड़ा सत्याग्रह का परिणाम ये हुआ, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार गुप्त रूप से आदेश दिया कि केवल उन लोगों से टैक्स लिया जाए जो देने में सक्षम है। आंदोलन सफल रहा। अल्टीमेटली यहाँ पे ये था कि टैक्स हम कुछ तरीकों से ले भी लेंगे, और जिनको यहाँ पे टैक्स से छूट चाहिए उनसे उनको हम टैक्स छूट दे देंगे, लेकिन कुछ हद तक हम टैक्स लेंगे। तो अल्टीमेटली कहा जाए तो जो दे सकते हैं, जो बड़े जमींदार लेवल पे किसान किसानी खेती किसानी करवा रहे हैं, उनसे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उत्पादन मात्रा बहुत है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई है हमें कि हाँ बाकी जो है गांधी जी ने यहाँ पे अपनी बात मनवा ली है। खेड़ा सत्याग्रह बैक टू बैक यहाँ पे सफल आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए वो गांधी जी हैं, इसलिए उनका तरीका बहुत ही बेस्ट है। यदि सरकार गरीबों को टैक्स माफ कर दे तो अमीर खुद टैक्स दे देंगे। ठीक, यहाँ पे गांधी जी ने सरकार को अश्योरेंस दिया कि गरीबों को अगर टैक्स तुम माफ कर दोगे तो सरकार यहाँ पे सॉरी जो अमीर है वो खुद टैक्स दे देंगे। एक्चुअली में क्या था कि जो खेड़ा सत्याग्रह था उसको लेकर के सरकार बहुत चिंतित थी। अगर हमने टैक्स माफ किया तो पूरे गुजरात राज्य से या पूरे क्षेत्र से मांग उठेगी टैक्स माफ की, फिर पूरे भारत से उठेगी, पूरे क्षेत्र पूरे भारत राष्ट्र से उठेगी, तो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे राजस्व की संकट या व्यवस्था समस्या पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में गांधी जी कहते हैं कि ऐसा करिए कि यहाँ पे आप गरीबों का टैक्स माफ कीजिए, सिचुएशन ऐसी है, लेकिन अमीरों को अगर सिचुएशन उनकी अच्छी होगी तो वो खुद ही दे देंगे, है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति आपको जानना जरूरी है, हार्डीमन नाम से एक व्यक्ति है, वो भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहते हैं इस बात को, कि पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन था, तो ये था गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, ये हार्डीमन नाम के इतिहासकार ने बात बोली है। गुप्त रूप से सरकार मान भी लेती इस बात को और अमीरों से फिर टैक्स वसूलती रहती है और आंदोलन सफल रहा है। अब आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में आपको बस बेसिक फंडामेंटल बातें ये समझनी है कि सरकार जैसे रॉलेट एक्ट लाई थी तो इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग था, ना तो आपको कोई वकील मिलेगा, अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है किसी भी केस में किसी भी मुकदमे में, ना तो वकील मिलेगा, ना अपील करोगे, ना कोई दलील दे पाओगे, आपको यहाँ पे जेल में डाला जाएगा और पता नहीं कितने समय तक कितने समय टाइम तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, बिना कोई वकील के, बिना कोई पैरवी के, बिना कोई दलील के। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जीवन कहीं ना कहीं खत्म जैसा हो जाएगा। तो गांधी जी इस काला कानून को, यानी इसको ब्लैक एक्ट कहते हैं, काला कानून कहते हैं, और काला कानून के विरोध में वो क्या करते हैं, काला कानून के विरोध में, यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, गांधी जी ने भी इसको काला कानून कहा था। पूरे पूरे भारत में इसके विरोध को लेकर के वो जागरूक करते हैं, लोगों को बोलते हैं इसके खिलाफ हमें इकट्ठा होना चाहिए, इसके खिलाफ हमें कहीं ना कहीं इसको वापस लेने की मांग करना चाहिए। तो ऐसे में ही आपको पता है कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में भी लोग इकट्ठे हुए इस विरोध को लेकर के। तो वहां पे 13 अप्रैल 1919 को वहां पे आपको पता है जनरल डायर के द्वारा वहां पे नरसंहार कर दिया जाता है और हजारों लोग मारे जाते हैं। तो ये एक बीभत्स घटना घटित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे बताया जाता है गांधी जी ने हिंसा के बाद कहा था, मैंने सत्याग्रह शुरू करने करके हिमालय जैसी बड़ी भूल की है। हिमालय जैसी क्या है, बड़ी भूल की है, क्योंकि लोग अभी अहिंसा के लिए तैयार नहीं थे। विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद और टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी। उनको लगा था कि कहीं ना कहीं मांग अहिंसात्मक ढंग से की जा रही हो, जलियांवाला बाग में अहिंसात्मक ढंग से ही की जा रही थी, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे हिमालय जैसी भूल का यहाँ पे अंदाजा लगाओ, यही हिमालय जैसी भूल उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे असहयोग आंदोलन में भी देखने को मिलती है। जब चोरा चोरी जैसी घटना हो जाती है तो उसके बाद भी वो इस प्रकार का यहाँ पे सोच विचार करते हैं। लेकिन आपको बात यहाँ पे ये रखनी है, कैसर हिंद की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि जो है दो लोगों ने त्यागी है। किन किन ने त्यागी, कैसर हिंद गांधी जी ने त्यागी है, और यहाँ पे नाइटहुड की उपाधि टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्यागी। किस घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणाम ये हुआ, देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा और जिससे बड़े आंदोलन और नींव इसमें रखी गई। अब जब क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ इतना हद से ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा तो गांधी जी ने इसका कहीं ना कहीं लाभ उठाया और असहयोग आंदोलन की नींव रख दी उसी वक्त 1920 में, और 1922 तक चला ये आंदोलन। इसमें हुआ ये कि भारत में पहला ऐसा जन आंदोलन मास मूवमेंट चला पूरे के पूरे भारत में, पैन इंडिया में, कि कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं था कि लोग इससे परिचित ना हो, इस असहयोग आंदोलन से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। भारत में अगर चाहे हम बात करें यहाँ पे जलियांवाला बाग को लेकर के या रॉलेट एक्ट को लेकर के या खिलाफत के मुद्दे को लेकर के, लोग बहुत परेशान थे, हर एक वर्ग का, हर एक समुदाय का, हर एक क्षेत्र का, हर एक जो है यहाँ पे जन्म स्थान का व्यक्ति, किसी भी एरिया में जाओगे आप इसी चीज को लेकर के लोगों में एक गुस्सा था। तो गांधी जी ने इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे
जो है लाभ उठा करके सामाजिक और आर्थिक पक्ष को भी जोड़ करके यहाँ पे क्या कर दिया, असहयोग जारी कर दिया कि हम इस प्रकार के जलियांवाला बाग कृत्य, रॉलेट एक्ट के कानून और खिलाफत के मुद्दे को लेकर के कभी सरकार से सहयोग की भावना नहीं रखेंगे, उनके साथ ना कोई समन्वय रखेंगे, ना कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम उनका कंप्लीट रूप से विरोध करेंगे, राजनीतिक रूप से तो करेंगे, आर्थिक और सामाजिक भी करेंगे, ना उनके कपड़ों को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, ना उनकी खादी, हम उनके कहीं ना कहीं यहाँ पे कपड़ों के माध्यम से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको बर्बाद करेंगे, हम भारत की खादी और चरखे को बढ़ावा देंगे, जो कि हमारी आजादी का प्रतीक बनेगा आगे जाकर। आपको पता है वही चरखे के जो चक्र है उसी को हमने बाद में झंडे में भी डाल दिया था, ठीक है, तो आपको वो चक्र याद होना चाहिए, उसी चरखे से वो बना है। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और यहाँ पे खिलाफत का समर्थन करके उन्होंने एक प्रकार से ये बताया कि हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई सभी एक है, सभी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे एकजुट हो जाए यहाँ पे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है यहाँ पे कि उनका राय यहाँ पे कथन देखने को मिलता है, गांधी जी का नारा था एक वर्ष में हमें स्वराज, ठीक है, एक वर्ष में हमें स्वराज चाहिए, एक वर्ष में हमें स्वराज मिल ही जाएगा या हमें ले ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों ने हद पार कर दी है ऐसी गतिविधियां करके। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे कहते हैं वापस लेने को लेकर के, असहयोग आंदोलन आपको पता है जब बंद हो जाता है 1922 में, तो चौरा चौरी की घटना आपको पता होगी, चौरा चौरी की घटना होती है जब, चौरा चौरी की घटना में यहाँ पे एक दिक्कत ये हो जाती है कि हिंसा भड़क जाती है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की चौरा चौरी की जगह पे। तो ऐसे में दुनिया को या फिर कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक मैसेज जाने की संभावना थी कि गांधी जी का आंदोलन हिंसक है, जबकि वो अहिंसा के पुजारी बनने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वापस लिया और उनको भी पता था कि अगर हिंसक होंगे तो सरकार को यहाँ पे कुछ ही मिनट लगेंगे, कुछ ही देर लगेगी फिर से वही नरसंहार करने में, फिर से लोगों को दबाने में, कुचलने में और लोगों के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार करने में। तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जब जनता का उत्साह चरम पर था तब पीछे हटने का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा, नेशनल कैलामिटी से कम नहीं था, ऐसे में वापस नहीं लेना चाहिए था। परिणाम स्वरूप ये होता है, आपको पता ही है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना गोरखपुर में होती, भीड़ ने थाना जला दिया था, क्योंकि भीड़ के ऊपर भी अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था, कुछ भारतीय अंग्रेजी सिपाहियों ने। तो ऐसे में वो हाथ हो जाते और हिंसा कर देते, पूरे थाने को ही जला देते। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया इसी वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो आंदोलन था उनका वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें उन्होंने दांडी मार्च किया था 1930 में। नमक को लेकर के बहुत टैक्स लगाया जा रहा था। अब नमक तो बेसिक फंडामेंटल नीड होती है, खाने को लेकर के, लोगों के पोषण को लेकर के, उस पर टैक्स लगाएंगे। और साथ में पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के आपको पता है 1929 के लाहौर अधिवेशन में आपको पता है पूर्ण स्वराज की मांग का एक घोषणा भी रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसको सिस्टमैटिक ढंग से मांग करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था? चंपारण का, है ना। तो यहाँ पे करते क्या है, दांडी मार्च जो है एक लंबा सा मार्च करते हैं, जैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, लॉन्ग मार्च या ग्रेट मार्च, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से वो 78 अनुयायियों के साथ चले और 6 अप्रैल को दांडी में जाकर के उन्होंने, दांडी नाम की जगह में जाकर के समुद्र किनारे नमक बना करके कानून तोड़ दिया। और यहाँ पे महिलाओं में के रूप में यहाँ पे सरोजिनी नायडू भी उनके साथ बढ़ चढ़ करके महिला दल का क्या थी वो नेतृत्व कर रही थी, इसमें भाग ले रही थी। परिणाम स्वरूप ये हुआ यहाँ पे कि सरकार ने जो है यहाँ पे क्या किया, इसमें देखा जाए तो गांधी इरविन समझौता देखने को मिला। अंग्रेज सरकार ने यहाँ पे गांधी इरविन समझौते को लेकर के वो दे दिया, एक परमिशन दे दी, एक एक छूट दे दी कि यहाँ पे चलिए हम गांधी जी को टेबल पर लाते हैं और वहाँ पे बातचीत करते हैं। और गांधी ने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए भी भाग लेने को लेकर के मान गए। आपको पता है उसी टाइम पे जो है 3 गोलमेज सम्मेलनों का भी एक जो है माहौल चल रहा था। पहला तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन दूसरे में गांधी जी चले जाते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं निष्प्रभावी रहता है, कोई परिणाम नहीं निकलता है इसका भी। तो खैर ये तो परिणाम था। यहाँ पे अलग अलग लोगों की क्या राय थी। सुभाष चंद्र बोस इस सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च को क्या कहते हैं, नेपोलियन की पेरिस मार्च के समान और मुसोलिनी की रोम मार्च के समान तुलना करते हैं। याद रखना, नेपोलियन की पेरिस मार्च के समान और जो मुसोलिनी की रोम मार्च है उसके से तुलना कर देते हैं। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर का यहाँ पे कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य, पुलिस की लाठियां और अहिंसक प्रदर्शन कभी नहीं देखा, जिसमें लोग एक तरफ बिल्कुल निहत्थे खड़े हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और एक सामने है पुलिस, उनके हाथ में बंदूकें हैं, उनके हाथ में लाठियां लोगों पर बरसाए जा रहे हैं, अहिंसक लोगों के ऊपर, अहिंसक प्रदर्शन के ऊपर। तो ये बर्बर कृत्य जो है पुलिस के माध्यम से, अंग्रेज अधिकारियों के माध्यम से पहले से ही किया जा रहा है, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे लोगों को कुचला जाए, जो कि वेब मिलर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी किताबों में लिखा है। इसके बाद आती है बात पूना पैक्ट को लेकर के। पूना पैक्ट को और हरिजन उत्थान को लेकर के 1932 में यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण क्या चलाया जाता है, एक कह सकते हैं कि हम
प्रोग्राम या एक सामाजिक उत्थान का एक क्रम चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा पहली बार। पूना पैक्ट में हुआ ये है कि सामाजिक जो समस्याएं थी भारत में, उसको लेकर के ज्यादा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। क्या था कि जो सामाजिक रूप से हमारे जो दलित भाई हैं, जो दलित समझे जाने वाले, निचले समझे जाने वाले जो भाई हैं, गांधी जी उनके उत्थान को लेकर के यहाँ पे क्या है काम कर रहे थे। तभी यहाँ पे गांधी जी को ये समझ में आता है कि जो अंबेडकर जी हैं, वो तीसरे गोलमेज सम्मेलन से अंग्रेजों से क्या करके आए हैं, एक समझौता करके आए हैं या एक आश्वासन लेके आए हैं। आश्वासन ये लेके आए हैं कि उनको दलितों को भी क्या मिलेगा, अब सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे कि मुस्लिमों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, ठीक है, सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल चुका है, अलग अलग धर्मों को, अब इस जाति को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा होगा। ऐसे में तो हिंदू भी बढ़ जाएंगे, धर्म के नाम पे तो हम बढ़ ही गए हैं, समुदाय के नाम पे बढ़ गए हैं, अब जाति के नाम पे बढ़ जाएंगे, तो क्या ये सही होगा क्या? गांधी जी विरोध कर देते हैं। गांधी जी ने यहाँ पे विरोध किया और यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं वो। सामाजिक घटना ये घटित होती है कि दलितों के जो पृथक निर्वाचन है, सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसकी घोषणा हुई और हिंदू समाज में बढ़ जाने की बात हुई, आपको मैं बता चुका हूँ। गांधी जी समझ चुके थे, गांधी जी ने यरवदा जेल में ही कहीं ना कहीं आमरण अनशन करना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे मरते दम तक यहाँ पे क्या करूंगा, अनशन करूंगा, ये व्यवस्था कभी लागू नहीं होने दूंगा। अंबेडकर जी क्या करते हैं, इस चीज को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोधी तो थे कि गांधी जी ये जो अनशन कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है, हमारे अधिकारों को कहीं ना कहीं कुचलने वाला है। लेकिन अंतिम रूप से वो भी एक समझदार थे, उनके अंदर भी मानवता थी, तो गांधी जी की इस चीज को लेकर के अंबेडकर जी यहाँ पे समझते हैं और गांधी जी के बीच में और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट हुआ कब? 1932 में। एग्जाम में डेट को लेकर के क्रम आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। किस बात को लेकर के था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डाउन ट्रोडन कम्युनिटी, यानी दलितों को लेकर के एक पृथक निर्वाचन की बात इसमें मुद्दा मुख्य रूप से था। जब इस बात को यहाँ पे क्या है अंबेडकर जी के द्वारा मान लिया जाता है, तो गांधी जी ने यहाँ पे ये कहा था कि मैं अछूतों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म का कभी भी बंटवारा नहीं होने दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए क्या है, हिंदू धर्म में जो है एकता बहुत जरूरी है। तो वो इस तरीके की अप्रोच लेके चलते थे। पृथक निर्वाचन में परिणाम ये आया इस पूना पैक्ट के बाद कि जो प्रथम निर्वाचन रद्द हुआ दलितों के लिए खासतौर पे, और दलितों के लिए खत्म, निर्वाचन नहीं खत्म हुआ, इसके लिए उनको एक अलग से व्यवस्था दी गई। दलितों के लिए एक आरक्षित सीटें बढ़ा दी गई। दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया, दलितों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी। सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट कहता है, या पृथक निर्वाचन क्या कहता है, इसको मैं बताना चाहूंगा। ये कहता है पृथक निर्वाचन की जिस इलाके में, मान लेते हैं इस इलाके में लगभग 90% दलित हैं या 80% दलित हैं या फिर 60% दलित हैं, तो पूरी की पूरी सीट ही दलितों की कहलाएगी। वहां पे वोट देने का अधिकार भी दलितों को ही मिलेगा। वहां पे जो बाकी अदर कम्युनिटी के लोग हैं, अदर कास्ट के लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट है। ये तो बहुत डिफरेंट है, बहुत कहीं ना कहीं एक्सटेंसिवली दिया जा रहा है। तो गांधी जी इसको बोलते हैं कि ये हिंदुओं में बंटवारा कर देगा, बाकी बची कम्युनिटी के साथ भेदभाव होगा, उनके साथ क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। जैसे मुस्लिमों के क्षेत्र में होता है कि मुस्लिमों के क्षेत्र में जहाँ पे वो बहुसंख्यक है, वहां पे सिर्फ वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, वही लोग वोट दे सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत है अदर कम्युनिटी, अदर धर्म के लोगों के साथ। गांधी जी इसको विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक बात आती है, फिर आरक्षण देना चाहिए। गांधी जी ने जब इस सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया तो अंबेडकर जी ने भी मान लिया कि हाँ ये ठीक नहीं है, चलो वापस ले लेते हैं। तो आरक्षण का मुद्दा यहाँ पे आया कि चलो आरक्षण तो दे ही सकते ना, चलो 90% जहाँ पे है या 80% या मतलब लगभग 50% से ज्यादा है जहाँ पे, उस इलाके में जो सीट ही होगी वो दलितों के लिए रिजर्व होगी, लेकिन वोट सभी देंगे वहां पे, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट के हो, चाहे पिछड़े हो, सभी ज्यादातर यहाँ पे क्या करेंगे, वोट सब देंगे। तो वोट वोट सबको मिलना चाहिए, क्योंकि वोट तो एक मताधिकार है, वोट देना एक मताधिकार है, एक हक है, कानूनी अधिकार है लोगों का। इस तरीके से आरक्षण की बात यहाँ पे क्या होती है, लागू हो जाती है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो लागू नहीं होता है। तो आरक्षण के माध्यम से हम सीटें बढ़ा देते हैं। इसके बाद गांधी जी ने राजनीतिक जो है छोड़कर, राजनीति छोड़कर हरिजन सेवक संघ बनाया, और अस्पृश्यता के लिए भी उन्होंने काम, उसको दूर करने का भी काम किया। छुआछूत कैसे खत्म हो, हरिजनों के यहाँ पे उत्थान हो, वो कैसे हो, तो हरिजन सेवक संघ वगैरह बनाया। तो आप इनको याद रखना, इनको हम प्रॉपर तरीके से सामाजिक उनकी संस्थाएं जो अलग अलग होंगी उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब अभी हम सत्याग्रह पढ़ रहे हैं तो उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर में। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर के, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है? अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, देखो यहाँ पे था व्यक्तिगत सत्याग्रह में कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना मर्जी से शामिल कर लिया है। क्या है ये? भारतीय सैनिकों को बिना मर्जी से यहाँ पे अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। वही अंग्रेज जो हमारा हमारा जो है क्या कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, हमारा हमें मार रहे हैं, हमें गुलामी के साए में डाले हुए हैं अभी भी।
तो हमें क्या उनको स्वराज हमें नहीं दे रहे, तो हमें क्या उनको द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। ऐसे में अंग्रेज सरकार बिना बताए, बिना हमारी इंडिया की मर्जी से, बिना लोगों से पूछे यहाँ करती थी, क्या करती थी, अंग्रेजों के साथ, ठीक है, अंग्रेजों के साथ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल करवा लेती है, जो कि बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो मुद्दा ये था। तो गांधी जी ऐसे में क्या करते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, दिल्ली चलो, साथ में यहाँ पे गिरफ्तारी, इसमें दिल्ली चलो आंदोलन तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो खैर वो हम सुभाष चंद्र बोस को ही देंगे, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल हो क्या रहा था। जैसे इसके खिलाफ दिल्ली चलो आंदोलन नारा भी दिया गया था, या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया इसको, गिरफ्तारी देकर प्रतीकात्मक विरोध भी किया गया यहाँ पे, कि जितनी आप कितने लोगों की गिरफ्तारियां करोगे, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे अकेला आंदोलन करूंगा, है ना। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ मांगे उठानी है, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे आगे बढ़ना है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी यहाँ पे बन गई। तो ऐसे में हर एक व्यक्ति यहाँ पे प्रथम जो है तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहा था। और ऐसे व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ स्टार्ट, इसके पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे माने जाते हैं, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर हम परिणाम की बात करें तो ये परिणाम आया, संदेश ये आया कि भारत अपनी मर्जी से युद्ध में शामिल नहीं है। दुनिया को हमने ये चेता दिया कि भारत विश्व युद्ध में कभी शामिल नहीं था, ना भारत ने कभी एग्री किया। ये व्यक्ति सत्याग्रह अगर गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया होता तो भारत को भी, आज हम वर्ल्ड वॉर में ये पढ़ते कि भारत जैसे देश भी वर्ल्ड वॉर युद्ध में कूद गए थे, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एक धब्बा माना जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जैसे जो अलग अलग वॉर हुए हैं, ठीक है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण हम कहेंगे वो था अंतिम प्रहार भारत छोड़ो का। और ये भारत छोड़ो आया था 1942 में, ठीक है। हमने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ा 1940 में, और भारत छोड़ो आया है 1942 में। इसमें क्या करा था हमने कि करो या मरो, बोला था कि डू एंड डाई, ठीक है, डू और डाई, या तो अभी करो या तो आप मर जाओ। मतलब कहने की बात ये कि अभी बहुत ही सही वक्त है, अदरवाइज आपको यही फिर क्या है, गुलामी के जीवन में जीना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मरो, या तो सामने वाले को मारो या खुद मर जाओ। इसमें हिंसा की बात नहीं है, गांधी जी को हमें इस तरीके से नहीं ले जाना चाहिए करो या मरो के माध्यम से वो हिंसा करने की बात कर रहे हैं। वो बस यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी बहुत ही सही वक्त है, अंग्रेज बहुत कमजोर हो चुके हैं, स्वराज प्राप्ति बिल्कुल संभव है, और अभी नहीं करेंगे तो हमेशा फिर हम गुलामी की सहाय में रहेंगे। और तथ्य इसके पीछे हम कहेंगे कि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में, बंबई के जब बंबई अधिवेशन होता है उसमें ग्वालियर टैंक मैदान में यहाँ पे इसकी घोषणा शुरू कर दी जाती है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है 8 अगस्त 1942 को। और गांधी जी ने कहा कि मैं पूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होगा, मुझे पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वराज चाहिए। और यहाँ पे फिर जब सरकार समझ जाती कि अब इंडियंस एक्टिव हो गए, अब हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज बहुत कमजोर हो चुके थे, तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो चला दिया, और इसमें बड़े नेताओं को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया, रात में ही उनको डाल दिया जेल में, बड़े बड़े नेताओं को, गांधी, अम्बेडकर, माफ कीजिएगा, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जेल के अंदर जाकर के क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो है जीवन काटते हैं। तो पूरा पूरा भारत छोड़ो आंदोलन बिना नेतृत्व के क्या है संचालित हो रहा था भारत में, और बिना नेतृत्व के यहाँ पे संचालित होना इसकी बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। वायसराय उस समय पे थे लिलित गो, ठीक है, 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह इन्होंने बोला है 1857 के बाद। और जयप्रकाश नारायण यहाँ पे और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने भूमिगत होकर के, अंडरग्राउंड होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, ठीक है, रेडियो के माध्यम से, तार के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, लोहिया जैसे लोगों की। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारत पर राज करना असंभव है, यहाँ पे यहाँ से निकलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्या है, अब हम जो है अब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना तो समय ज्यादा दे पाएंगे, ना राजनीतिक रूप से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना सामाजिक, ना आर्थिक, क्योंकि हमारी राजनीतिक पकड़ तो ढीली हो ही चुकी है, सामाजिक रूप से तो वैसे भी इनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादा घुल नहीं मिल नहीं पाए हैं, आर्थिक रूप से भी हमारी हालत बर्बाद हो चुकी है। तो अंग्रेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी निकलने की प्रयत्न में क्या होता है, भारत में एक बहुत बड़ा समस्या पैदा होती है विभाजन की। ये मुस्लिम लीग के जो नेता थे, प्रतिनिधि थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन की बातें करते हैं, मांगे करते हैं। उसी समय पर भारत में हिंदू मुस्लिम जो है दंगे वगैरह भी बहुत ज्यादा भड़काने की व्यवस्था करते हैं 1946 के आसपास। आपको पता है प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से अगस्त में पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में बहुत हद तक यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, इसमें हजारों लोगों ने क्या है जान गंवाई थी इसमें। तो ऐसे में क्या है, नुआखाली में गांधी जी जाते हो, ये उनका कहीं ना कहीं क्या था, एक बहुत बड़ा एक शांति का एक मार्च था, एक प्रयास था। पूरे के पूरे बंगाल में घूमते हैं, नुआखाली की यात्रा करते हैं, बांग्लादेश में वर्तमान में अभी ये बांग्लादेश में चला गया। तो इसमें यात्रा करते हुए यहाँ पे वो 46-47 में यात्रा कर रहे होते हैं, जहां दुनिया में भारत अलग एक देश के रूप में उभर रहा था, तब वो नुआखाली में
क्या कर रहे थे, शांति का प्रयास कर रहे थे। एक बहुत ही वीरान इलाके में घूम रहे हैं, लोगों को गांव गांव जाकर के वार्तालाप कर रहे हैं। लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, अकाल से ग्रस्त हैं, लोग भूख से त्रस्त हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब है। तो ऐसे लोगों से जा करके मिल रहे हैं, उनसे शांति की बातें कर रहे हैं, हिंदुओं से मिल रहे हैं, मुस्लिमों से मिल रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सबसे क्या है, गठजोड़ बना रहे हैं। तो सामाजिक घटना थी एक राजनीतिक घटना तो नहीं थी। आजादी के जश्न में जब दुनिया थी, तब बंगाल लोअर खाड़ी में सांप्रदायिक दंगे से जल रहा था ये, तो वहां जाकर के शांति के प्रयास कर रहे थे। और गांधी जी आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए, वे दंगों के रोकने के लिए नंगे पैर गांव गांव घूम रहे थे। ये है गांधी जी, आपको पता होना चाहिए। और गांधी जी के इस कृत्य को देख करके माउंट बैटन जैसे लोग उस समय के वायसराय कहते हैं कि ये काम जो है, जो काम 50,000 सैनिक नहीं कर सकते बंगाल में जाकर के, जो है हिंसा को नहीं रोक सकते, वो अकेले एक व्यक्ति, बूढ़े आदमी ने करके दिखा दिया है। इसलिए ये व्यक्ति जो है ना, वन मैन बाउंड्री फोर्स है। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है माउंट बैटन ने। किसको, गांधी जी को। तो ये थे गांधी जी। परिणाम ये हुआ कि उनकी अपील से पूरा का पूरा बंगाल, या खासतौर पर नोआखाली का जैसा इलाका, दंगे वहां पे थम जाते हैं। लेकिन अंततः 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं 1947 के बाद जब ये शांति प्रयास करके वापस लौटते हैं 1948 में, जनवरी में, उनकी क्या है, हत्या यहाँ पे नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी जाती है। तो इस तरीके से भारत को जोड़ने का, भारत को इकट्ठा करने का, भारत को साथ लाने का काम बहुत हद तक यहाँ पे गांधी जी करते हैं। उनका यहाँ पे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि सिर्फ राजनीतिक रूप से भारत को आजाद दिलाते, वो सामाजिक रूप से भी भारत को एक करना चाहते थे। वो यहाँ पे जातिगत आधार पर भारत को एक करना चाहते थे, वो धार्मिक रूप से भी एक करना चाहते थे। धार्मिक परंपरा, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको भी सात रूप से, सतत रूप से संचालित करना चाहते थे। तो ये उनको खास बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की इस प्रकार की जो है अप्रोच को लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी उनको कहते हैं कि गांधी जी हमारे जीवन से ऐसी रोशनी थी जो अब नहीं रही है, जो रोशनी अब जा चुकी है, ये हमें कहीं ना कहीं अंधकार के युग में अब ढकेल देगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात बोली है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गांधी जी ने भारत को केवल राजनीतिक आजादी यानी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिलाई थी, बल्कि चर का मतलब होता है आर्थिक आजादी, और हरिजन सेवा यानी सामाजिक आजादी। इसमें हमें राजनीतिक आजादी में हम देखें तो आजादी यानी स्वराज की प्राप्ति, यानी 2000 1900 हम कहेंगे 47 में स्वराज तो हमें मिल गया 1947 में। तो ये तो राजनीतिक आजादी हो गई। लेकिन हमें आज भी हम कहेंगे आर्थिक रूप से त्रस्त हैं। अगर आज हम अगर वर्तमान में गांधी जी के विचारों को अगर हम मान लेना, तो वर्तमान में हम आजादी हमें मिल जाएगी आर्थिक, लेकिन आज हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम है। आपको बिलीव नहीं होगा ये बात। हम हर चीज में कहीं वेस्टर्नाइज तरीके से यहाँ पे अप्रोच रखते हैं कि पश्चिम में ये हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। पश्चिम में अगर पहनावा हो, पश्चिम में अगर शिक्षा का तरीका हो, पश्चिम में अगर ज्ञान का तरीका हो, पश्चिम में अगर कोई मेडिकल तरीका हो, तो वो ही अपनाएंगे हम अपने भारत में। उसी तरीके से हम तरीके से क्या करेंगे, इलाज करेंगे, शिक्षा देंगे, पहनावा अपना रखेंगे, खान पान भी उसी तरीके से करेंगे। फिर चाहे भारत में वो चीज फिट हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन हम आज भी करते। तो आज भी हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाए, और सामाजिक रूप से तो आपको पता है आज भी हमारा जो है समाज कितना रूढ़िग्रस्त है। आज भी इतनी जातियां हावी हैं, इतने ज्यादा हमारे अलग वर्ग बटे हुए हैं, लोग यहाँ पे त्रस्त है। इस मामले में हम कहेंगे यहाँ पे कि भारत को अभी भी आर्थिक और सामाजिक आजादी की आवश्यकता है। कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां पे वो सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगले सेशन में हम बात करेंगे उनके आश्रमों की। ठीक है, गांधी जी ने कौन कौन से आश्रम स्थापित करवाए, चाहे कोचरब हो, चाहे फिनिक्स हो, चाहे यहाँ पे टॉल्स्टॉय हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें उनकी किताबों की, उनकी पत्रिकाओं की, उनमें उन्होंने क्या क्या उल्लेख किए। हिंद स्वराज जैसी किताबों के बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या बातें लिखी गई, उनके ऊपर प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उनके राजनीतिक सिद्धांतों पे चलेंगे, उनके बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत है, उन पे डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू आप सभी को, एंड जय हिंद।